Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इवोल्यूशन। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमेशा इससे क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो इसमें से कौन सा हम एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं? क्या वो लेपिडोप्टेरा है, क्या वो लाइकेंस है, क्या वो लाइकोपर्सिकॉन है, या फिर क्या वो लाइकोपोडियम है? तो इनमें से कौन सा हम एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं? तो जो लाइकेंस हैं उन्हें हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं क्योंकि जो लाइकेंस हैं दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का। तो इसमें क्या होता है, फंगस और एल्गी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी फंगस एल्गी को हेल्प करेगा, एल्गी फंगस को हेल्प करेगा और दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं या फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास। किसके? तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो क्यों होते हैं ये इंडिकेटर्स एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन किल द क्लोरोफिल इन द एल्गी, thus destroying the lichen। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में अगर हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन है हमारे पास इन द एटमॉस्फेयर, तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल इन द एल्गी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्लोरोफिल इन द एल्गी। और उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर हमारा एल्गी डिस्ट्रक्ट हो गया तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन है उसके साथ? लाइकन है, तो लाइकन भी हमारा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, दे आर पीएच सेंसिटिव एंड दस इफ द रेन इज एसिडिक दे आर किल्ड। ठीक है, तो अब पीएच सेंसिटिव होता है हमारा जो लाइकन है, तो अगर एसिड रेन होगा तो हमारा लाइकन जो है वो किल हो जाएगा। तो एसिड रेन भी हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को डिनोट करता है, तो ये भी हमारे जो लाइकेंस हैं वो बताते हैं। देन दे आर सेंसिटिव टू द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो हम सल्फर डाइऑक्साइड है उससे भी सेंसिटिव होते हैं। तो हमने तीन चीज देखा, एक तो हाई नाइट्रोजन कंटेंट का देखा, उसके बाद हमने एसिड रेन का देखा, और फाइनली हमने क्या देखा, सल्फर डाइऑक्साइड को भी वो सेंसिटिव होते हैं, वो हमने देखा। तो तीन चीजों से हमें पता चलता है कि जो लाइकेंस हैं दे आर यूज्ड एज एन इंडिकेटर्स फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। देन कम्स हमारा लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा क्या चीज है? सो लेपिडोप्टेरा इज एन ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा। तो इंसेक्टा में हमारा आता है लेपिडोप्टेरा। सो लेपिडोप्टेरा हमें किसी भी तरह से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताता। सो एंड इट इंक्लूड्स बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। तो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हमें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में नहीं बताते हैं। देन लाइकोपर्सिकॉन। सो लाइकोपर्सिकॉन क्या है? लाइकोपर्सिकॉन फैमिली सोलानेसी प्लांट्स में एक प्लांट है हमारा, सोलानेसी का जीनस है। देन लाइकोपोडियम इज अ टाइप ऑफ क्लब मॉस। तो ये कोई भी हमारे जो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह हम यूज नहीं कर सकते। सिर्फ जो है हमारे लाइकेंस हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, और बाकी सारे हमारे हमने देख लिया कि किसको किसको बिलोंग करते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। तो काफी सारी थ्योरीज हैं इस इवोल्यूशन चैप्टर में, तो हमसे पूछ रहा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ने क्या स्टेट किया। तो लाइफ अराइज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, देन लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली,
लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग नॉर फ्रॉम द नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है? तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग और नॉन लिविंग, ये हमारा सही आंसर हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसने कहा था कि लाइफ कैन अराइज ओनली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दी किसने थी और उसने क्या बोला था। सो जो थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, तो इसका दूसरा नाम क्या है? एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट स्टेट्स दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली। तो जो नॉन लिविंग मैटर होता है उसी से हमारी जो लाइफ है वो अराइज करती है, और वो भी हमारा स्पॉन्टेनियसली अराइज करती है। Some scientists believe that if food was kept untouched, then living things such as maggots and rats would spontaneously generate. So, कुछ साइंटिस्ट ऐसा, पहले तो हमें पता नहीं था कि लाइफ आई कहाँ से, हमें नहीं पता था। तो हमें पता नहीं है तो हम कुछ थ्योरीज फॉर्मुलेट करना स्टार्ट करेंगे, उसमें से कोई थ्योरी सच होके आएगी, प्रूव्ड होगी, तो हम उस थ्योरी को मानेंगे। तो अब हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि अगर आप फूड को अनटच्ड छोड़ देते हैं काफी दिनों तक, तो उससे हमारे मैगोट्स और रैट्स जो है वो उस फूड से अराइज होते हैं। तो ऐसा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की नॉन लिविंग थिंग्स की जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से हमारे पास अराइज हो रही है, ऐसा बोला थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये हमारा स्पॉन्टेनियस, हमें ये टेम्पटिंग है ये आंसर करने के लिए, बट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो वॉन हेलमोंट ने दी थी, उसने कहा कि अगर आप बहुत दिन तक हमारे पास फूड को अनटच्ड रखेंगे तो उससे मैगोट्स और रैट्स अराइज होंगे। तो उसने रैट प्रोडक्शन की रेसिपी भी दी कि आपने डर्टी शर्ट को रखा और साथ में आपने वीट को रखा तो 21 डेज के टाइम में रैट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस होने को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो क्या स्टेट किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने? दैट लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। नॉन लिविंग थिंग्स से ही हमारे पास जो है लाइफ जो है वो अराइज होगी, ना कि हमारे पास लिविंग थिंग्स से होगी, ना ही स्पॉन्टेनियस होगा, यानी नॉन लिविंग थिंग से ही हमारा जनरेशन होगा, जो भी हमारी लाइफ है उसका, ठीक है। नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो हमारे पास जो एनिमल हस्बेंड्री हम करते हैं और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करते हैं वो किन चीजों के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। सो एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, caring for rearing and managing animals for the purpose of producing milk, eggs, meat, honey, wool and other useful items, ठीक है। तो आप एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, केयर करते हैं, खाना देते हैं और उनका सारा मैनेजमेंट करते हैं। क्यों? ताकि आपको या तो मिल्क मिले, अगर आप बर्ड्स को रखते हैं तो आपको एग्स मिले, गोट को रखते हैं तो आपको मीट मिले, हनी बीज को रखते हैं तो आपको हनी मिले, शीप को रखते हैं तो आपको वूल मिले एंड अदर यूजफुल आइटम्स, ठीक है। तो हम अपने फायदे के लिए एनिमल्स को ब्रीड करते हैं तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और एनिमल ब्रीडिंग में ये सब तो आता ही है, साथ ही हमारे साथ फिशरीज भी आता है, फिशेस, पोल्ट्री फार्म्स जिससे हमें एग मिलता है, चिकन मिलता है, देन डेयरी फार्म्स भी आते हैं, डेयरी से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिल सकता है। सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है वो तो हमने देख लिया। उसके बाद हम आते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। सो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि ग्रो करेंगे प्लांट्स को, मैनेज करेंगे, ब्रीड करेंगे, प्लांट का जो भी हमें फर्टिलाइजर देना है, मैन्योर देना है, जैसे हम एनिमल्स का ख्याल रख रहे हैं वैसे हम प्लांट्स का ख्याल रखेंगे और
हम इन क्यों करेंगे ऐसा, तो हमें डिजायर्ड फिनोटाइप चाहिए, डिजायर्ड जीनोटाइप चाहिए, हमें कुछ आउटपुट चाहिए प्लांट ब्रीडिंग से, तो हम वो करेंगे, ठीक है। सो दी ये दोनों प्रोग्राम्स हो गए। अब ये दोनों प्रोग्राम्स जो हम ह्यूमंस कर रहे हैं, जो हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं या फिर जो हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो किस चीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। तो कैसे? सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा एनिमल हम पालेंगे, कौन सा प्लांट हम ब्रीड करेंगे। सो वी विल चूज द phenotypes दैट वी वांट इन द प्रोजेनी फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ठीक है। जो हम प्लांट जो भी उगा रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को हम खुद सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें प्रोजेनी में क्या चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए। तो डिजायर्ड कैरेक्टर्स पाने के लिए हमको पेरेंट्स भी वैसे ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो 2 पेरेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, उनकी हम मेटिंग करवाते हैं, फिर हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, जिनके पास ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमने सिलेक्ट किया पहले तो, और सिलेक्ट करने के बाद हम उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। ब्रीडिंग करवाने के बाद हमें क्या मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स, और उन ऑफस्प्रिंग्स में डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो भी हम चाहते थे। सो दिस एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम्स हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सा पेरेंट चाहिए, ताकि हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन कर सकें इन द प्रोजेनी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन रेफर टू द। तो हमारे पास जो पैलेंटोलॉजी है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो किसको रेफर कर रहे हैं? क्या वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को रेफर कर रहे हैं? क्या वो होमोलोगस ऑर्गन्स को रेफर कर रहे हैं? क्या वो फॉसिल्स को रेफर कर रहे हैं, या एनालोगस ऑर्गन्स को रेफर कर रहे हैं? सो जो पैलेंटोलॉजी होती है, तो जो पैलेंटोलॉजी होती है, दैट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सो पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किसके? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई भी फॉसिल हो सकता है। सो फॉसिल्स के स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है, दैट रेफर्स टू द फॉसिल्स। जो फॉसिल्स हैं, दे विल प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्रू एजेस। तो हमें पता है कि फॉसिल हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है एंड एनिमल्स का भी हो सकता है, ठीक है। अब ये फॉसिल्स जो है, वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक एविडेंस हमें बताएंगे। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, उसका डायरेक्ट एविडेंसेस होंगे, क्योंकि इनमें डायरेक्ट इम्प्रेशन होगा। जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो बरी हुए हैं, उनका डायरेक्ट इम्प्रेशन होगा इन फॉसिल्स के अंदर। तो ये हमें जो है वो डायरेक्ट एविडेंसेस बताएंगे। किसके लिए? तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, उसके ये डायरेक्ट एविडेंसेस होंगे। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन किसको रेफर करते हैं? सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन रेफर टू फॉसिल्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। अब जो व्हेल, बैट, चीता और हमारे पास ह्यूमंस है, सो आप देख सकते हैं उनका फोरलिम की बात कर रहा है। सो दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये है ह्यूमन का आर्म, देन ये है हमारे पास चीता का लेग, देन ये है बैट का विंग, और फाइनली क्या है हमारे पास व्हेल का फ्लिपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सो स्ट्रक्चर इज सिमिलर, ठीक है। सही बात है कि स्ट्रक्चर हमारा सिमिलर दिख रहा है, तो क्यों है? क्या एक ऑर्गेनिज्म ने एक दूसरे को, क्या व्हेल से बैट बना है, बैट से चीता और चीता से मैन बना है? तो नहीं। दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। हाँ, ये सही हो सकता है, शायद उनके एंसेस्टर सेम होंगे,
और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो क्या ह्यूमन का आर्म, चीता का लेग, बैट का विंग या व्हेल का फ्लिपर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो नहीं। दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। क्या बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज हैं कुछ इनमें? तो नहीं। तो हमारे पास सही आंसर क्या हमें समझ में आता है? दैट दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। और कॉमन एंसेस्टर शेयर करने की वजह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। सो हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? So homologous organs have a similar structure but are different in functions. तो आप देख सकते हैं कि इन सबका स्ट्रक्चर तो सिमिलर है पर फंक्शन सबका डिफरेंट है. Homologous organs suggest their connection to a common ancestor. क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं ये किसी कॉमन ऑर्गेनिज्म से अराइज किए होंगे, यानी इनका एंसेस्टर जो पूर्वज है वो सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे पास वेल के जो फोरलिम्स है उसको स्विमिंग में यूज करेगा, बैट जो है फ्लाइंग के लिए यूज करेगा, चीता जो अपना लेग है रनिंग के लिए यूज करेगा, एंड मैन जो है अपना आर्म वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है. तो ये हो जाएगा हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब. ये जो दिया हुआ है बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स. तो हमें ये भी समझ में आया कि जो स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं उनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं. देन होमोलोगस ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड उनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर है पर जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. सो दे डू नॉट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. इनका अलग अलग फंक्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन विच ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट इन. ठीक है. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू. अब है, ये था होमोलोगस ऑर्गन्स. अब हम आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स. व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन्स? तो वहां पे हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स जो था उनका स्ट्रक्चर सेम था. तो हमें यहाँ पे उल्टा होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर फंक्शन सेम होगा. ठीक है. एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उनका पर फंक्शन वो सेम परफॉर्म करते हैं. फंक्शन सेम है तो एनालॉगस ऑर्गन्स. अब this may be due to the fact that these organisms may have lived in the same environment. अब भले ही स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है पर फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये सारे ऑर्गेनिजम्स किसी तो सेम कॉमन एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे. हेंस देयर बॉडी पार्ट्स हैव इवॉल्व्ड टू हैव द सेम टाइप ऑफ फंक्शंस. स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट है पर बॉडी पार्ट्स ने इवॉल्व कर लिया है ताकि वो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर पाए, क्योंकि रह तो वो सेम ही इन्वायरमेंट में रहे हैं तो उन्हें सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा सबके तरह इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट. तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज करना, सब आके एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो भले ही इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो पर इनको फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म करना पड़ेगा. और इसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स. एंड द टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है. तो ये हुआ हमारा आंसर. हम बाकी देखते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है. डाइवर्जेंट यानी डाइवर्ज करना. अब अलग अलग इन्वायरमेंट में रहेगा तो फंक्शन तो सेम नहीं होगा भले ही स्ट्रक्चर सेम हो. सेम बेसिक प्लान है पर दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. अब अलग अलग जगह पे होगा, अलग अलग जगह पे रहेंगे तो हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा. एंड जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो हमारा जो क्या सेम नहीं होगा, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम नहीं होगा भले ही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो पर फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा. ठीक है. देन कम्स हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमने देखा था कि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग्स विथ डिजायरेबल ट्रेट्स. तो हमें ऑफस्प्रिंग्स चाहिए रहते हैं विथ डिजायरेबल ट्रेट्स तो हम क्या करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं. देन
What is genetic drift? So genetic drift is the fluctuation of the gene frequency of a population. So gene frequency जो होती है एक population की, उसका अगर ड्रिफ्ट हो तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी चेंज हो, उसमें चेंज हो अगर जीन फ्रीक्वेंसी में, तो उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर दे रखा है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। अब हम इसे कहाँ यूज करते हैं इस इक्वेशन को? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में, बायोमेट्रिक्स में, या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में? तो हम इसे यूज करते हैं इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में करते क्या है वो हमें समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स आखिर है क्या। सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हिसाब से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं हार्डी वीनबर्ग। सो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है जो हमारा क्या बताता है? सो यह हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो p है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। सो जो डोमिनेंट एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी तो p है। देन q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। q जो है वो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। और इस इक्वेशन को हम यूज कहाँ करते हैं? तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में करते हैं। सो हम किसी भी पॉपुलेशन में यूज कर सकते हैं? तो नहीं, हम किसी भी पॉपुलेशन में तो यूज नहीं कर सकते हैं। हम उसी पॉपुलेशन में यूज कर सकते हैं जहां फॉलोइंग एग्जिस्ट। तो हम अब किस पॉपुलेशन पे हम यूज करेंगे ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का फॉर्मूला? तो जहां हमारे पास कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, पॉपुलेशन के अंदर, देन देयर इज मेटिंग अमंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज रैंडम। यानी हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, जो मेटिंग हो रही है ऑर्गेनिजम्स के बीच, दैट शुड बी रैंडम। एंड देन माइग्रेशन इज एब्सेंट। इन दिस केस द पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मेटिंग रैंडम होनी चाहिए, एंड जो माइग्रेशन है वो एब्सेंट होना चाहिए। सो इन दिस केसेस जो पॉपुलेशन होगी दैट विल बी जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और हमारे पास अब हम ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, जहाँ p हमारा डोमिनेंट एलील है, q हमारा रिसेसिव एलील है, तो हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को जब हमारे पास ये तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हो। नो नेचुरल सिलेक्शन, मेटिंग इज रैंडम एंड माइग्रेशन इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो इमर्ज होते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा? कैसे हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ जाते हैं? सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो कैसे होता है ये? जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं दे आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ये तो हमें पता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंड उसे हमको कहाँ से मिलते हैं? तो मोल्ड से, फंगस से एंड सम बैक्टीरिया से मिलते हैं हमारे पास टू कॉम्बैट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सो जो एंटीबायोटिक्स हैं दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज important for the growth of bacteria. So antibiotics will block the biochemical pathways जो हमारे bacterial growth के लिए important है। So then comes virus. So virus क्या करता है? They generally lack cellular machinery and hence does not have biochemical pathways like a bacterial, plant or even animal cells. So these antibiotics they will act on specific biochemical pathways to kill or even stop the growth of an organism. ठीक है, तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कुछ बायोकेमिकल पाथवेज पे एक्ट करेंगे ताकि हमारा एम क्या है? एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया को कैसे भी करके आपको मारना है ताकि वो
बॉडी को हार्म ना पहुंचा सके। ठीक है, तो वायरसेस यूज सेल्यूलर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन। सो एंटीबायोटिक्स तो हमारे वायरस पे वर्क नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स वो डू नॉट वर्क ऑन वायरल इन्फेक्शंस, क्योंकि वायरसेस तो हमारे सेल की ही मशीनरी यूज कर रहे हैं। सो एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में देने का कोई काम नहीं है। सो व्हेन अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैविंग म्यूटेशंस become resistant to antibiotics and survive and multiply quickly. सो कुछ बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक के सेंसिटिव होते हैं तो वो तो मर जाते हैं, पर कुछ होते हैं रेजिस्टेंट। अब ये रेजिस्टेंस पहले से था और ये रेजिस्टेंट दिखा के फिर वो जो एंटीबायोटिक है उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाता। ठीक है, फिर अब हम आते हैं कि अडैप्टिव रेडिएशन क्या है। सो अडैप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय व्हिच मेनी स्पीसीज originate from one species in an area and radiate to different areas। ठीक है, अब हमारे पास अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस है पहले तो इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज से मेनी स्पीसीज ओरिजिनेट होते हैं और वो जाके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में चले जाते हैं। बिकॉज अडैप्टिव रेडिएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ मेनी फंक्शनल structures from a common ancestral form that is divergent evolution. It is not the cause of problem. So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे many species originate हो रही है from the same species. So तो इसमें हमारे पास यहाँ इसके वजह से कोई जो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसका नहीं होगा। ठीक है, देन ट्रांसडक्शन क्या है? So transduction is a mode of genetic transfer from one bacteria to another through a virus. तो एक वायरस को यूज करके हम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, और इसमें हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स। Then comes option D, divergent evolution refers to the process by which different organisms having common ancestors develop different traits to adapt to varying environmental conditions and needs. So divergent evolution क्या है? Different organisms हैं, उनका पास एक common ancestor है और वो different traits को adapt करते हैं to varying environmental conditions and needs. तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में गए, तो अब उनको जो है अडेप्ट करना पड़ेगा उस जगह के हिसाब से और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की जो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन, दैट इज म्यूटेशन पहले से होता है तो और वो फिर म्यूटेशन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में हमें दिखता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9, evolution of life shows that life forms had a trend of moving from। so life का evolution अगर हम देखते हैं तो life forms का एक ट्रेंड रहा है। So, where are they going from? Are they going from land to water, dry land to wetland, fresh water to sea water, or water to land? अब आप ही देखिए, जो origin of life है, that was from primitive earth, had large amounts of hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus. तो ये क्या किया? इन एटम्स ने कंबाइन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए, H2N2, water, CH4, CO2, NH3. The environment was reducing in nature. So ये reducing nature की वजह से ये simple molecules में react किया to form simple organic molecules like simple sugars, ribose, deoxyribose, glucose, nitrogen bases, amino acids, glycerol, fatty acids. तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ ऑन द अर्थ वो हमें ये बता रहे हैं। उसके बाद टोरेंशियल रेन्स जो हैं वो डिसॉल्व हुए एंड कैरीड दीज मॉलिक्यूल्स इनटू द ओशंस,
a soup like broth of chemicals was formed in the oceans. Life is believed to have originated from this. So हमारे पास टोरेंशियल रेन्स हुए, फिर हमारे पास ओशन सूप लाइक ब्रॉथ बना जिसमें केमिकल्स थे, और हम ऐसा बिलीव किया जाता है कि लाइफ यहीं से ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम दीज केमिकल्स. सो व्हाट इज द एविडेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर? सो फॉसिल रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि फॉसिल्स वर नॉट इन अबंडेंस इन द बिगिनिंग एज दे वर इन द लेटर स्टेजेस. सो जो रॉक्स थे ऑफ द अर्ली एरा, example Proterozoic, contain less number of fossils than the rocks of later era, and only fossils of simple marine invertebrates are in these rocks. तो हमारे पास जो पहले के समय के प्रोटेरोजोइक एरा के रॉक्स हैं उसमें हमें सिर्फ मराइन फिशेस के फॉसिल्स मिलते हैं. तो ये हमें क्या बताता है कि मराइन फिशेस के फॉसिल्स अगर तुम्हें सिर्फ मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स पहले हम सिर्फ एक्वेटिक लाइफ होगी. सो लाइफ पहले जो है एक्वेटिक फॉर्म में होगी और देन हमारे पास लाइफ जो है वो लैंड पे आई होगी. तो पहले वाटर में थी लाइफ एंड देन इट केम टू लैंड. सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म शो क्या करता है? सो लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ? सो दे हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. Viviparity is considered to be more evolved because the young ones are left on their own. The young ones are protected by a thick shell. The young ones are protected inside the mother's body and are looked after they are born, leading to more chances of survival. The embryo takes a long time to develop. ठीक है, तो विविपैरिटी को हम मोर इवॉल्व क्यों बोलते हैं? सो विविपैरिटी का मतलब क्या है? सो विविपैरिटी is a means of reproduction where the development of embryo takes place inside the body of the mother and mother gives birth to young ones. ठीक है, तो development of embryo जो है वो तो inside the body of mother हो रहा है, और जो mother है वो क्या कर रही है? Mother is giving birth to young ones. Mother won't lay eggs. Mother will directly give birth to young ones. तो इसे हम क्या कहते हैं? विविपैरिटी. ठीक है, अब विविपैरिटी का मतलब हमें समझ में आ गया. सो एडवांटेज क्या है विविपैरिटी के एज कंपेयर टू ओविपैरिटी? सो ओविपैरिटी में क्या होता है? तो क्या विविपैरिटी में जो मदर अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखती है, सो does the mother leave the young ones on their own? और अगर अपने ऊपर छोड़ दिया तो इसका फायदा क्या होगा? सो बेस्ट ऑप्शन इज सी की जो यंग वंस हैं दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी पहले तो, और उसके बाद जब उन्होंने जन्म ले लिया तो उसके बाद भी लुक्ड आफ्टर होते हैं, एंड दैट गिव्स मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, सो सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस इज हायर इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स as development takes place inside the body of the mother and they show parental care. So जो हमारे viviparous organisms होते हैं वो एक तो parental care show करते हैं, and also जो development होता है आधा बच्चे का वो तो mother के अंदर ही हो जाता है. So they are very less phased कि वो उनको कोई like protection पूरी तरह से मिला है, कुछ भी stresses face नहीं करने हैं. So it increases the chances of survival rather than अगर हम young ones को अपने ऊपर छोड़ देते और young ones को का ख्याल नहीं रखते तो इस केस में हमारे सर्वाइवल के चांसेस जो है कम होते हैं. ठीक है, देन ये था क्वेश्चन नंबर 10. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर. सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन. सो फॉसिल्स कौन से रॉक्स में मिलते हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं हमारे पास. सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड लास्ट इज एनी टाइप ऑफ रॉक. तो फॉसिल हमें किस में देखने को मिलेगा? सो फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉक्स. सो दे आर द, पहले बात तो जो रॉक सबसे कॉमन है उसी में सबसे ज्यादा हमें फॉसिल देखने को मिलेगा. सो सेडिमेंट्री रॉक्स पहले तो हमारे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉक हैं.
since they are formed by the earth's natural forces like wind and water. So ये natural forces से बनते हैं हमारे sedimentary rocks, so they are the most common types of rocks and also most common है, साथ में ही हमारे पास इसी में जो है सबसे ज्यादा fossils देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की जो fossils हैं they are generally found in sedimentary rocks. Then है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. For the Mn blood group system, the frequencies of M and N alleles are 0.7 and 0.3. The expected frequency of Mn blood group bearing organisms is likely to be. तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, पॉपुलेशन वाला जेनेटिक्स वाला फॉर्मूला हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल निकालना है, लगाना है, जिसपे से P क्या था, डोमिनेंट एलील था, Q क्या था हमारे पास, Q जो है हमारे पास रिसेसिव एलील था। तो यहाँ पे जो M ब्लड ग्रुप का क्या दिया हुआ है 0.7, N ब्लड ग्रुप का है 0.3, तो हमें Mn ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बतानी है। सो जो Mn ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो 2pq होती है। अब आप भी देखिए कि जो हमारे पास, हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 प्लस हमारे पास 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09, 0.49 प्लस 0.09 प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो 2pq इज इक्वल टू 1 माइनस 0.58 हो जाएगा, तो ये आता है हमारे पास 0.42, दैट इज इक्वल टू 42%। यानी 2pq है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ Mn ब्लड ग्रुप जो होगा पॉपुलेशन के अंदर, यानी pq Mn ब्लड ग्रुप कितना पॉपुलेशन बियर करेगा, तो 42% पॉपुलेशन विल बियर Mn ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Which type of selection explains industrial melanism observed in moth, biston, bitularia? ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन मॉथ, बिस्टन, बिट्यूलेरिया, वो हमारा कौन सा टाइप ऑफ सिलेक्शन को शो करता है? सो दैट इज हमारे पास ग्राफ है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, पहले जो है वो वाइट थे, उसके बाद वो क्या हो गए, ब्लैक हो गए। सो ये कौन सा सिलेक्शन है हमारे पास? तो यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन हमें देखने को मिला था इन केस ऑफ मॉथ, बिस्टन, ब्यूट्यूलेरिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है उतना पॉल्यूशन नहीं था, तो हमारे पास वाइट कलर के बिस्टन, ब्यूट्यूलेरिया होते थे। पर जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद काफी पॉल्यूशन हुआ, तो उसके बाद जो है हमारे पास ब्लैक कलर के बिस्टन, ब्यूट्यूलेरिया हो गए, बिकॉज क्योंकि उनको पॉपुलेशन के वजह से, मेलानिज्म पॉल्यूशन के वजह से जो डार्क इन्वायरमेंट है, ट्रीज का डार्कनिंग है, उससे उनको कन्वर्ज करना था, कैमोफ्लेज करना था, तो उनको भी ब्लैक कलर का होना पड़ा। सो दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके, सो ये है हमारे पास, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज। सो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट है वो क्या है? सो टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो हमें याद रखना है कि सबसे पहले था ड्रायोपिथिकस, देन हमारे पास रामापिथिकस, देन हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स था, देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड देन लास्टली निएंडरथल मैन। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लेट प्लायोसीन एंड अर्ली प्लीस्टोसीन। ठीक है, देन रामापिथिकस existed between middle and late Miocene and walked erect.
देन होमो हैबिलिस जो है existed 2.4 to 1.5 million years ago. Homo erectus existed by the end of Pliocene epoch to the later Pleistocene. Homo sapiens evolved during the Holocene period. So सबसे पहले हमारे पास सबसे ओल्ड जो इसमें होगा वो होगा हमारे पास रामापेथिकस और हमारे पास फिर होगा हमारे पास होमो हैबिलिस और होमो सेपियंस के पहले होगा होमो इरेक्टस. ठीक है. सो रामापेथिकस एंड रायोपेथिकस जो है वो साथ में होंगे. फिर हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियोपेथिसीन्स, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ये जो है 2 to 4 million years ago था. देन होमो हैबिलिस इज 2 million years ago and Homo erectus is 1.5 to 2.5 million years ago. Then last में हमारा आता है Homo sapiens and Neanderthal man. तो ठीक है. हाँ, तो हम टाइमलाइन कैसे करेंगे? सो टाइमलाइन जो होगी हमारी वो सबसे पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपेथिकस लिखा है, फिर रामापेथिकस, होमो सेपियंस तो लास्ट में आने चाहिए. तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाता है. देन रामापेथिकस शुड बी बिफोर ऑस्ट्रेलोपेथिकस, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है. ये तो होमो इरेक्टस शुड बी जस्ट बिफोर होमो सेपियंस, तो ये भी गलत हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज रामापेथिकस होगा पहले, देन कम्स होमो हैबिलिस, देन कम्स होमो सेपियंस. ठीक है. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीसीज. तो इसमें से लिंक स्पीसीज का कौन सा एग्जाम्पल है? लोब फिश, डोडो बर्ड, सीवीड, चिंपैंजी. डोडो बर्ड इज एक्सटिंक्ट, तो ये तो नहीं होगा. हमारे पास लोब फिश जो है लिंक स्पीसीज का एग्जाम्पल है. तो लोब फिशेस क्या होती हैं? फिन्ड फिशेस. सो जो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स है, दे हैव आर्टिकुलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ टेट्रापॉड लिम्स. ठीक है. सो इनके जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें आर्टिकुलेशंस होते हैं, and these articulations resemble what? They resemble tetrapod limbs. So these fins evolved into the legs of the first tetrapod land vertebrate. जो पहला land vertebrate था, ऐसा माना जाता है कि जो ये फिशेस के फिन्स थे, 4 फिन्स थे, वही हमारे पास जो टेट्रापॉड लैंड वर्टिब्रेट्स है उनके 4 लेग्स में इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबियंस. सो जो ये फिन्स हैं उनके आर्टिकुलेशंस रिजेंबल करते हैं दोज ऑफ टेट्रापॉड लिम्स. सो ये इन्हीं से अराइज होंगे ऐसा माना जाता है. सो लोब फिश इज एन एग्जांपल फॉर लिंक स्पीसीज. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16. Match the scientists listed under column 1 with ideas listed column 2. Darwin, Oparin, Lamarck and Wagner. So सबसे पहले हमारे पास डार्विन है. So डार्विन ने क्या किया था? So जो चार्ल्स डार्विन है, he gave the theory of natural selection. वो क्या स्टेट करता है theory of natural selection? That organisms with positive advantageous variations are selected by nature and are better adapted to survive. So जो डार्विन है उसने क्या दिया था? theory of evolution, theory of natural selection की जो natural selection है, organisms जो हैं जिनके पास advantageous variations होते हैं, वो हमारा जो नेचर है उन organisms को सिलेक्ट करता है क्योंकि दे आर बेटर अडेप्टेड टू स्टे इन दैट इन्वायरमेंट, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं, इसलिए नेचर उनको सिलेक्ट करता है. देन जो हमारे पास ओपेरिन है, ओपेरिन एंड हॉल्डेन, उन्होंने क्या दिया था? मॉडर्न थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ was given by Oparin and Haldane. According to this theory, life gradually originated from inorganic molecules. So inorganic molecules से life originate हुआ और इसे हम कहते हैं जो modern theory of life है वो. Then theory of evolution by Lamarck. जो Lamarck है उसने क्या दिया था? Theory of evolution, that is
any organ which is used continuously will develop better than the one which is not in use, like disuse. आप जितना किसी ऑर्गन को यूज करे होंगे उतना ही वो हमारा ज्यादा बेटर होते जाएगा। एंड जो जिसे आप यूज नहीं करोगे उसकी एट्रोफी होते जाएगी। दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताया था हमारे पास लमार्क ने। एंड ओपारिन ने ए बायोजेनेसिस, ठीक है, ए बायोजेनेसिस के बारे में बताया कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Then lastly is the continental drift theory that was proposed by Wagner. So Wagner ने क्या बताया कि how the continents drifted apart from a huge single mass. तो पहले एक huge single mass था, उससे कैसे continents ने drift किया और कैसे जो है हमारा life जो है existence में आया। So A का 4, B का 1, C का 2 and D का 3 हमारा option B जो है वो correct answer होगा। Then comes question number 17. In 1953, S.L. Miller created primitive Earth conditions in the laboratory and gave experimental evidence for origin of first forms of life from pre-existing non-living organic molecules. The primitive Earth conditions created include. So जो S.L. Miller ने जो experiment किया था उसमें primitive Earth की क्या conditions थी? So Oparin Haldane ने क्या दिया है theory that life has originated gradually from inorganic molecules and Urey Miller ने एक experiment भी किया है to prove this theory। तो ये Miller का experiment है। अब primitive environmental conditions क्या थी अर्थ में वो हमें बताना है। So primitive environmental conditions तो जो early atmosphere था वो तो reducing था हमारे पास, ये तो हमने बहुत बार देख लिया कि जो early atmosphere था that was reducing। उसके साथ उसमें क्या क्या था, तो गैसेस थी लाइक H2, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, ये ऐसे गैसेस थी। देन वाटर वेपर था, अनलाइक द प्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। सो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो यहाँ से हमारा नॉन रिड्यूसिंग वाला कट हो जाता है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए। देन हाई टेम्परेचर था तब हमारे पास एंड स्टॉर्म्स था, ठीक है। तो लो टेम्परेचर्स वाले यहाँ से हट जाते हैं, तो हमारे पास एक ही जो है हमारे पास बचता है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए, साथ में हमारे पास रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे तब हमारे पास जब हमारा प्रिमिटिव अर्थ था, विथ वॉल्केनो इरप्शंस वर फ्रीक्वेंट। सो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सो जो एसएल मिलर था उसने क्या किया, he tried to mimic the primitive environmental conditions in his experiment by using ammonia, methane, hydrogen and water vapor in an airtight apparatus। तो उसने क्या किया, एक airtight apparatus लिया, उसमें क्या किया, उसमें उसने मिमिक करने की कोशिश की the primitive conditions that existed on the earth, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसने अमोनिया को लिया, मीथेन को लिया, हाइड्रोजन को लिया, वाटर वेपर को लिया इन एन एयरटाइट apparatus एंड उस apparatus को हीट किया और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया। तो उससे क्या हुआ, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वर ऑब्जर्व्ड टू बी फॉर्म्ड, प्रूविंग द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये एक्सपेरिमेंट करने पे सिमिलर कंडीशंस को सिमुलेट किया इस एक्सपेरिमेंट में, और इससे पता चला कि अर्थ पे भी जो ऐसा एनवायरनमेंट होगा उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा और हमारे लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ओरिजिन हुआ होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। सो हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये भी हो सकते थे ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ meiotic recombinations are। सो जो वेरिएशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सो जो ह्यूगो डी व्रीस है उन्होंने क्या किया था, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को म्यूटेशन थ्योरी को सेट किया था। तो ये थ्योरी क्या स्टेट करती है, दैट डेवलपमेंट ऑफ जर्की एक्शंस recently developed a variation and varieties found,
ठीक है, तो जर्की एक्शंस की वजह से वेरिएशंस होता है. सो दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज एन अनइंटरप्टेड वेरिएशन ऑफ द रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द डेवलपमेंट. ठीक है, सो इट इज एन इंटरप्टेड वेरिएशन दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन. तो जो म्यूटेशंस हैं वो प्लान्ड नहीं होते हैं, दे आर डायरेक्शनलेस एंड दे आर रैंडम. मतलब रैंडम होते हैं म्यूटेशंस एंड ऑल्सो they are directionless, unexpectedly होते हैं and becomes visible in all possible directions. ठीक है, तो जो variations होते हैं during mutations of meiotic recombinations, they are absolutely random and directionless. वो किसी भी direction में हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं. So these variations are random and directionless. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 पे. What were the characteristics of life forms that have been fossilized? So जो fossils जिनके बने हैं उनका क्या characteristics हुआ होगा? So fossilization जो है वो कैसे होता है? So जो dead bodies होती हैं plants and animals की, buried under the sediments form impressions or get mineralized forming fossils. So प्लांट और एनिमल मरा, उसके बाद वो जाके जमीन के अंदर बरी हो गया, तो उनका इम्प्रेशन आ जाता है जो हमारे रॉक्स हैं, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके ऊपर. सो जो हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, जैसे कि हमारे पास टीथ होता है, शेल होता है, बोन्स होता है, वो क्या हो जाता है, वो मिनरलाइज्ड हो जाता है, जबकि सॉफ्ट पार्ट्स का डीके हो जाता है. सो द लाइफ फॉर्म्स अंडरगोइंग फॉसिलाइजेशन प्रोपोजेस हार्ड पार्ट्स. तो आप ही सोचिए कि अगर आपको किसी चीज का इम्प्रेशन चाहिए तो वो हार्ड होनी चाहिए, ना कि सॉफ्ट टिश्यू. तो हमारी डीके हो जाएगी तो उसका हम फॉसिल नहीं बना सकते. हमें हार्ड टिश्यू चाहिए तभी उसका फॉसिल बन पाएगा. सो हार्ड पार्ट्स जो मिनरलाइज हो जाते हैं उन्हीं के फॉसिल्स हम बनते हैं. बाकी जो सॉफ्ट पार्ट्स रहते हैं वो हमारे डीके हो जाते हैं और उनका फॉसिल्स में कोई भी मार्क नहीं आता. सो फॉसिल्स कौन बनाता है? तो हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट और एनिमल जो कि डीके नहीं हो पाते, वो ही हमारे फॉसिल्स बनाते हैं. ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. Did aquatic life forms get fossilized? If yes, where do we come across such fossils? So क्या सी के अंदर भी फॉसिलाइजेशन हुआ है? तो जो सी स्टॉर्म्स के जब होते थे तो मैराइन एनिमल्स हो सकता है कि सी के अंदर भी बरीड हुए हों. सो बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स गेट कवर्ड विद सेडिमेंट्स इन अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कॉल्ड मराइन रॉक. तो हाँ, सी में भी फॉसिलाइजेशन हुआ होगा जब हमारे पास काफी ज्यादा सी स्टॉर्म्स आए होंगे, तो मराइन एनिमल्स जो हैं वो सी के अंदर फॉसिलाइज हो गए होंगे. ठीक है, तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ सी में हमारे बनते हैं फॉसिल्स, तो उसे हम मराइन रॉक कहते हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. व्हाट आर वी रेफरिंग टू व्हेन वी से सिंपल ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स? तो जब हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कहते हैं तो हम क्या रेफर करते हैं? तो simple organisms have a simple organizational structure like a single-celled organism. All the basic functions are performed by a single cell. ठीक है, तो simple organism में single cell ही सारे functions को perform करता है, जबकि complex organisms में different cells perform various functions. They have complex structural organization containing tissues, organ and organ systems. ठीक है, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, जबकि जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. तो जैसे कि हम हैं तो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सेल्स जो है वो टिश्यूज बना रही हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं. एक ही सेल सारा काम नहीं कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो एक साथ ज्वाइन करके सारा काम कर रहे हैं.
सो हमारे पास हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे एक सेल ही हमारा सारा काम कर रही है, तो वो हो जाते हैं हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये होता है कि हम जब सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं तो हम इस बेसिस पे कहते हैं कि क्या एक ही सेल सारा काम कर रही है, या सेल्स टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बना रहे हैं, और ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो इवोल्यूशन थोड़ा-सा हमें याद करने वाला चैप्टर है, हमें कुछ चीज़ों को बार-बार पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर नहीं है, तो आप इसे बार-बार पढ़ने की कोशिश करिए और मेमोराइज़ करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।